नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी लाइव पटना में। जैसा कि आप लोग सभी जान रहे हैं कि रोजाना की तरह आज भी हमारा ग्रुप डिस्कशन चलने जा रहा है। तो ग्रुप डिस्कशन में कल हम लोग पढ़े थे कुषाण और आज हम लोग संगम युग से शुरू करेंगे। तो संगम युग शुरू करने से पहले जितना भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, अच्छा संगम युग चल चुका था, संगम युग चल चुका था। अब हम लोग चलेंगे गुप्त साम्राज्य में, ठीक है। तो गुप्त साम्राज्य से पहले जितना भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है सबको हम लोग अभी डिस्कशन कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग गुप्त साम्राज्य की ओर चलेंगे, ठीक है। तो आज किससे शुरू होगा? गुप्त साम्राज्य से, ठीक है। तो बताइए, संगम काल में मुख्य खाद्यान्न कौन सा था? चावल। कौन सा था? चावल। संगम काल में मुख्य खाद्यान्न कौन सा था? चावल। कौन सा था? चावल। बताइए कि संगम काल में जो संगम था, संगम युग में जो संगम था वो किसे कहा जाता है? ठीक हो, सभा को, गोष्ठी को या सभा को। उस सभा में, उस परिषद में कौन कौन शामिल होते थे? तमिल विद्वान, कवि और कवि, ठीक है। तमिल विद्वान और तमिल कवि, ठीक है। और उन्हीं के द्वारा अप्रूवल मिलने पर ही आगे कोई भी लेख छपा जाता था, ठीक है। बताइए कि जो संगम युग है उसमें कितने राज्य शामिल थे? संगम युग में चोल तीन। कौन कौन? चोल, चेर, पांड्य। चोल, चेर और पांड्य, ठीक है। चोल जो थे सबसे प्रसिद्ध थे, ठीक है। सबसे फेमस कौन थे? चोल, ठीक है। और चोलों का प्रतापी राजा कौन था? करिकाल। कौन था? करिकाल। और उस समय जो सर्वाधिक शक्तिशाली था चोल था। तो चोलों का साम्राज्य कहां से कहां तक फैला हुआ था? पेन्नार से दक्षिणी वेल्लारू तक, पेन्नार से दक्षिणी वेल्लारू तक, ठीक है। चोल युग, संगम युग का दूसरा राज्य कौन सा था? बताइए रितेश भाई। चेर। संगम युग का दूसरा राज्य कौन सा था? चेर। कौन सा था? चेर, ठीक है। बताइए कि कनिष्क जो थे, कनिष्क के दरबार में कौन कौन से विभूति रहते थे? कौन? चरक, नागार्जुन, चरक, नागार्जुन, अश्वघोष थे। तो जो विभूति थे कनिष्क के समय में, उस समय कौन कौन थे? वसुमित्र, नागार्जुन, महाचेत और संरक्ष, ठीक है। चरक विभूति नहीं थे, वो कौन थे? चिकित्सक थे। उस समय वो विभूति में नहीं आते थे, ठीक है। चरक जो है उनके द्वारा लिखी पुस्तक कौन सी थी? चरक संहिता। ये आप पढ़े थे कि नहीं? पढ़े थे। चरक द्वारा लिखी पुस्तक कौन सी थी? चरक संहिता, ठीक है। और किस चरक संहिता को क्या कहा जाता है? विश्वकोश। किसका? चिकित्सा शास्त्र का, ठीक है। चिकित्सा शास्त्र का विश्वकोश किसे कहा जाता है? चरक संहिता को, ठीक है। और एक विश्वकोश था, कौन सा विश्वकोश था? बौद्ध धर्म का विश्वकोश। तो बौद्ध धर्म का विश्वकोश किसे कहा जाता है? अश्वघोष लिखे थे क्या? बौद्ध चरित्र। तो बुद्ध चरित्र नामक पुस्तक किसने लिखा? अश्वघोष ने, ठीक है। इन्हें क्या कहा जाता है? बौद्ध धर्म का विश्वकोश, ठीक है। चलिए बताइए रितेश भाई, कुषाण शासकों में कुषाण का संस्थापक कौन था? कुषाण वंश का कौन था? कुडुलकटिसेस। आप बताइए कि विक्रमादित्य का उपाधि धारण करने वाला पहला राज्य कहाँ का शासक था? उज्जैन का स्थानीय शासक, ठीक। चलिए अब चलते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, गुप्त साम्राज्य, ठीक है, जिनसे क्वेश्चन बनने की अधिक संभावना होती है। मौर्य साम्राज्य हुआ, गुप्त साम्राज्य हुआ, ये सब साम्राज्य से ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो चलिए गुप्त साम्राज्य की ओर। गुप्त साम्राज्य का उदय 3री शताब्दी के अंत में प्रयाग के निकट कौशाम्बी में हुआ, ठीक है। तो पूछेगा गुप्त साम्राज्य का उदय कहाँ हुआ? प्रयाग के निकट कौशाम्बी में। कहाँ पर? प्रयाग के निकट कौशाम्बी में। गुप्त साम्राज्य का उदय कहाँ हुआ? प्रयाग के निकट कौशाम्बी में। संभवतः गुप्त लोग कुषाणों के सामंत थे। गुप्त लोग किसके सामंत थे? कुषाणों के। यानी कि गुप्त शासन इधर चल रहा था, कुषाण शासन उधर चल रहा था, ठीक है। यानी कि जो गुप्त लोग थे वो किसके अधीन सामंत थे? किसके? कुषाणों के।
गुप्त वंश का संस्थापक कौन थे? श्रीगुप्त। कौन थे? श्रीगुप्त। गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त। 240 से 280 तक है। 240 से 280 ईस्वी तक रहे। ठीक है, अब ईसा पूर्व भूल जाइए, अब क्या गया? ईस्वी। ठीक है, ईस्वी। श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी कौन थे? घटोत्कच। कौन थे? घटोत्कच। घटोत्कच। श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी कौन थे? घटोत्कच। कौन थे? घटोत्कच। श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी कौन थे? घटोत्कच। कौन थे? घटोत्कच। तो श्रीगुप्त के बाद कौन आए? घटोत्कच। कौन आए? घटोत्कच। ठीक है, 280 से 320 ईस्वी तक रहे। ठीक है, घटोत्कच। गुप्त वंश का जो प्रथम महान सम्राट थे वो कौन थे? चंद्रगुप्त प्रथम। कौन थे? चंद्रगुप्त प्रथम। तो गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट कौन थे? चंद्रगुप्त प्रथम। प्रथम महान सम्राट पूछेंगे तो चंद्रगुप्त प्रथम, लेकिन जो स्थापना किया गुप्त सम्राट से कौन? श्रीगुप्त। और श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी घटोत्कच। कौन? घटोत्कच। ठीक है, यह 320 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। कौन? चंद्रगुप्त प्रथम। कौन? चंद्रगुप्त प्रथम। तो चंद्रगुप्त प्रथम कब गद्दी पर बैठा? 320 ईस्वी में। कब? 320 ईस्वी में। ठीक है, इसने लिच्छवी राजकुमारी जो थी, कौन? लिच्छवी राजकुमारी से विवाह कर लिया, जिसका नाम क्या था? कुमार देवी। कुमार देवी। तो लिच्छवी राजकुमारी जो थी कुमार देवी, उनसे किसने विवाह किया? चंद्रगुप्त प्रथम ने। चंद्रगुप्त प्रथम ने किससे विवाह किया? लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से। लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से। अच्छा, ये बताइए कौन सा प्राचीन भारत में ऐसा राजा था जो कि वैवाहिक संबंध बनाकर अपना साम्राज्य फैलाते थे? नहीं, गलत। गलत। बिंबिसार। बिंबिसार। ठीक है, पुनी किसको कहा जाता है? अजातशत्रु। ठीक है, चलिए। ठीक है, और बिंदुसार का नाम क्या क्या है? इसका बिंदुसार का नागसेन। बिंदुसार का नागसेन भी है। नागसेन वरियार है, वर्षाकार है। नागसेन जैन धर्म में है। जैन ग्रंथ। सिंहसेन। और सिंहसेन जैन ग्रंथ में। ठीक है, वर्षाकार किसमें है? वायु पुराण में। ठीक है, और शत्रु विनाशक। अमित्र घात मतलब शत्रु विनाशक। ठीक है, और बिहार का अमित्र घात, तो बिहार में किसको कहा जाता है? अमित्र घात। राजेंद्र प्रसाद। अमित्र घात कहा जाता है कि बिंदुसार बिहार का। अमित्र घात। ठीक है, पितृहिंता वंश था हरियक वंश। ठीक है, चलिए। कुमार देवी पितृहिंता हरियक वंश को पितृहिंता वंश इसलिए कहा जाता है क्योंकि पिता को मार के बनता था। प्रत्येक पुत्र जो है अपने पिता को मार के राजगद्दी पर बैठ जाते थे। ठीक है, चलिए। इसने लिच्छवी राजकुमारी जो थी कुमार देवी से विवाह किया। किसने? चंद्रगुप्त प्रथम। सबसे प्रतापी राजा कौन थे गुप्त साम्राज्य के? चंद्रगुप्त प्रथम। कौन थे? चंद्रगुप्त प्रथम। और चंद्रगुप्त प्रथम ने किसकी उपाधि धारण की? महाराजाधिराज। महाराजाधिराज की उपाधि किसने धारण की? चंद्रगुप्त प्रथम ने। किसने? चंद्रगुप्त प्रथम ने। चंद्रगुप्त प्रथम ने कौन सी उपाधि धारण की? महाराजाधिराज। क्या? महाराजाधिराज। और चंद्रगुप्त प्रथम ने किससे विवाह किया? कुमार देवी। लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से। लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से। ठीक है, श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी घटोत्कच। ठीक है, उसके बाद कौन आया? चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है, इसका था कितना? 320 से लेकर 355। 320 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है, चलिए। गुप्त संवत जो था वो 319 से 320 ईस्वी तक चला। ठीक है, और इसकी शुरुआत कौन किया? चंद्रगुप्त प्रथम। कौन किया? चंद्रगुप्त प्रथम। आप बताइए रितन भाई, विक्रम संवत का शुरुआत कब? 58 जल्दी बोलिए। 58 ईसा पूर्व। ईस्वी नहीं, 58 ईसा पूर्व। शक संवत 78 ईस्वी। ठीक है, ईस्वी में 78 ईस्वी। कब? 78 ईस्वी। और गुप्त संवत 319 से 20, यानी कि 319-20 ईस्वी में। ठीक है, तीनों संवत याद है? कौन कौन? विक्रम संवत, शक संवत, गुप्त संवत, हिजरी संवत। हिजरी संवत कब? 622 में। ठीक है, हजरत मोहम्मद जब क्या किया था? यात्रा पे जा रहे, मक्का यात्रा शुरू किए थे, उसी समय हिजरी संवत शुरू हुआ था। ठीक है, तो गुप्त संवत जो है वो 319-20 में। इसकी शुरुआत किसने किया? चंद्रगुप्त प्रथम ने। किसने किया? चंद्रगुप्त प्रथम ने। किसका? गुप्त संवत का। ठीक है,
चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कौन हुए? समुद्रगुप्त। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त। सबसे प्रतापी राजा चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम और चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त, जो 335 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा। ठीक है, 335 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा। देखिए, प्रतापी राजा तो ये भी थे, समुद्रगुप्त भी, और चंद्रगुप्त प्रथम भी थे, लेकिन यहाँ पूछ रहा है कि प्रथम प्रतापी राजा तो कौन हुए? चंद्रगुप्त प्रथम। दोनों प्रतापी ही थे, लेकिन प्रथम प्रतापी राजा कौन हुए? चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है, चलिए। इसने आर्यावर्त के 9 शासकों, दक्षिणावर्त के 12 शासकों को पराजित किया। किसने? समुद्रगुप्त। ठीक है, समुद्रगुप्त ने आर्यावर्त के 9 शासक और दक्षिणावर्त के 12 शासकों को पराजित किया। इसीलिए समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता है? भारत का नेपोलियन। भारत का नेपोलियन। ठीक है, तो आर्यावर्त के 9 शासक और दक्षिणावर्त के 12 शासकों को किसने पराजित किया? समुद्रगुप्त ने। किसने? समुद्रगुप्त ने। इन्हीं विजयों के कारण इसे क्या कहा जाता है? भारत का नेपोलियन। क्या कहा गया? भारत का नेपोलियन। तो पूछेगा, भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को क्यों कहा जाता है? क्योंकि उन्होंने विजय प्राप्त की कहाँ पर? आर्यावर्त का 9 शासक और दक्षिणावर्त का 12 शासकों को हराया। आर्यावर्त के 9 शासक और दक्षिणावर्त के 12 शासक को हराया। आर्यावर्त के 9 शासक और दक्षिणावर्त के 12 शासकों को हराया। इसीलिए इन्हें क्या कहा गया? भारत का नेपोलियन कहा गया। ठीक है, अधिक अगर हार्ड एग्जाम करना हो तो आपको पूछ सकता है कि क्यों कहा गया, तो 9 शासकों और दक्षिणावर्त के 12 शासकों को हराया। ठीक है, इन्हीं विजयों के कारण इन्हें क्या कहा गया? भारत का नेपोलियन। ठीक है, इसने अश्वमेधकर्ता, विक्रमांक एवं परम भागवत की उपाधि धारण की। देखिए, समुद्रगुप्त पूछेगा कि कौन कौन से उपाधि धारण किए, तो समुद्रगुप्त ने जो उपाधि धारण किए, अश्वमेधकर्ता, विक्रमांक और परम भागवत, तो 3 उपाधि धारण किए। ठीक है, इसे कविराज भी कहा जाता है। किसको? समुद्रगुप्त को। किसको? समुद्रगुप्त को। ठीक है, इन्होंने अपने से उपाधि धारण की। ठीक है, तो 3 गो। कितना? 3 गो। अगर कविराज पूछेगा तो इनको उपाधि दिया गया। ठीक है, और देवभूति किसको कहा गया? कुषाण शासकों को। ये उपाधि किसने दी? चीनियों ने। किसने? चीनियों ने। कनिष्क को किसने? कौन से शासकों? कौन हराए? पेंचोवा, चीनी शासक। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छा। तो वहाँ का कौन था? जनरल था। चलिए, इसने 3 जो उपाधि धारण किए वो कौन कौन थे? अश्वमेधकर्ता, विक्रमांक, परम भागवत। अश्वमेधकर्ता, विक्रमांक, परम भागवत। अश्वमेधकर्ता, विक्रमांक, परम भागवत किसने उपाधि धारण किया? समुद्रगुप्त ने। कविराज की उपाधि किसने धारण किया? समुद्रगुप्त मिला। समुद्रगुप्त को कविराज की उपाधि समुद्रगुप्त को। इनका कवि होने का प्रमाण सिक्का पर बीना बजाते हुए इनके तस्वीर से, प्रेमी होने का प्रमाण, संगीत प्रेमी का होने का प्रमाण सिक्का पर बीना बजाते हुए इनके तस्वीर से प्राप्त हुआ है। ठीक है, आई जो परम भागवत है यहाँ समुद्रगुप्त जो है, बोलिए। समुद्रगुप्त जो है ये किसके उपासक थे? विष्णु के। समुद्रगुप्त जो है ये किसके उपासक थे? विष्णु के। किसके? विष्णु के। समुद्रगुप्त किसके उपासक थे? विष्णु के। समुद्रगुप्त संगीत प्रेमी था। ठीक है, ऐसा प्रमाण किससे मिलता है? बीना वादन करते हुए दिखाया गया है सिक्का पर। ठीक है, तो पूछेगा कि समुद्रगुप्त क्या बजाते थे? बीना। क्या? बीना। और जो एपीजे अब्दुल कलाम थे वो क्या बजाते थे? वो क्या बजाते थे? बीना। वो भी शायद बजाते थे। हाँ, बीना बजाते थे ना। तस्वीर उनका देखे हैं, बीना बजाते हैं। ठीक है, तो एपीजे अब्दुल कलाम भी बीना बजाते थे। तो समुद्रगुप्त संगीत का प्रेमी थे। ये प्रमाण किससे मिला है? अकबर नगाड़ा। ये प्रमाण किससे मिला है? बीना बजाते हुए सिक्के से। ठीक है, तो पूछेगा समुद्रगुप्त किसके प्रेमी थे? संगीत से। किसके? संगीत के। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन थे? हरिसेन। कौन थे? हरिसेन। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिसेन। देखिए, समुद्रगुप्त विष्णु जी के उपासक थे, तो हरि नाम के ही दरबारी कवि वो रखे। दरबारी कवि का नाम था हरिसेन। कौन थे? हरिसेन। याद रहेगा, हरिसेन। ठीक है, विष्णु जी के नाम पर हरिसेन। ठीक है,
जिसने इलाहाबाद प्रशस्ति लेख की रचना की। पूछेगा इलाहाबाद प्रशस्ति लेख की रचना किसने की? हरिसेन ने। किसने? हरिसेन। और हरिसेन किसके दरबारी कवि थे? समुद्रगुप्त के। किसके? समुद्रगुप्त के। ठीक है। और हरिसेन ने क्या क्या कौन सा लेख लिखा था? प्रशस्ति लेख, इलाहाबाद का प्रशस्ति लेख। कौन सा? इलाहाबाद प्रशस्ति लेख। ठीक है, हरिसेन ने। ठीक है। परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन थे? समुद्रगुप्त। कौन थे? समुद्रगुप्त। परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन थे? समुद्रगुप्त। कौन थे? समुद्रगुप्त। धारण किए थे परम भागवत। कौन कौन? परम भागवत अश्वमेधकर्ता विक्रमांक। ठीक है। तो परम भागवत धारण करने वाला प्रथम शासक गुप्त शासक कौन थे? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त। ठीक है। गया एवं नालंदा से जो मिला था ताम्र लेख में समुद्रगुप्त को परम भागवत कहा गया है। तो पूछेगा कि समुद्रगुप्त का परम भागवत होने का प्रमाण किससे मिला है? गया एवं नालंदा के ताम्र लेख से। गया और नालंदा के ताम्र लेख से। गया और नालंदा के ताम्र लेख से। ठीक है। दो ताम्र लेख मिले हैं, एक गया में एक नालंदा में। इन्हीं से प्रमाण मिलता है कि समुद्रगुप्त क्या बजाते? समुद्रगुप्त को क्या कहा गया? परम भागवत। क्या कहा गया? परम भागवत। दोनों बिहार में ही मिला है, गया और नालंदा में। ठीक है। चलिए, समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन हुए? चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन हुए? चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है। और जो कि 380 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। और चंद्रगुप्त प्रथम का बैठा था 320 में। चंद्रगुप्त प्रथम 320 में, चंद्रगुप्त द्वितीय 380 में, चंद्रगुप्त द्वितीय 380 में। ठीक है। इसके शासनकाल में चीनी बौद्ध यात्री फायान भारत आए थे। तो पूछेगा फायान किसके शासनकाल में भारत आए थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में। किसके? चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में कौन से चीनी यात्री आए थे? फायान। कौन से? फायान। और वेंसम हर्षवर्धन के समय में। हर्षवर्धन के समय। ठीक है। चलिए बताइए, सीरीज बताइए। तो सबसे पहले श्रीगुप्त, उसके बाद घटोत्कच, उसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम, उसके बाद समुद्रगुप्त, उसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है। ये गुप्त शासन चल रहा है, जो है ना वो मौर्य लग जाता है अपने आप। ठीक है। चलिए, शकों पर विजय के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी किसके सिक्के चलाए? चांदी के। देखिए, शक को हराने वाला पहला जो था उज्जैन के राजा थे, उज्जैन के शासक थे। और चंद्रगुप्त द्वितीय ने भी शकों को हराया। तो शक को, पहले सुनिए बात को, पूरा सुनिए। चंद्रगुप्त द्वितीय ने भी शकों को हराया। तो शक को हराने के बाद ये प्रथा चला कि विक्रमादित्य का उपाधि धारण करेंगे। किसका? विक्रमादित्य का उपाधि धारण करेंगे। तो पहला शकों को हराने पर विक्रमादित्य का उपाधि धारण किसने किया था? उज्जैन के एक स्थानीय शासक थे। और चंद्रगुप्त द्वितीय भी, चूंकि चंद्रगुप्त द्वितीय भी किसको? शकों को पराजित किए, इसलिए इन्होंने भी किसका उपाधि धारण किया? विक्रमादित्य का। किसका? विक्रमादित्य का। तो शक को पराजित किए, इसके उपलक्ष्य में इन्होंने भी विक्रमादित्य का उपाधि धारण किए। ठीक है। बोलिए क्या बोल रहे हैं? ठीक है। तो शकों पर विजय के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त द्वितीय ने किसके सिक्के चलाए? चांदी के। किसके? चांदी के। और चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की, इसीलिए किसको? शकों पर विजय प्राप्त करने के उपलक्ष्य में। ठीक है। तो अभी तक कितने विक्रमादित्य हुए? 14। कितने? 14। या सबसे प्रतापी चंद्रगुप्त। 1 ईस्वी में ना उन्होंने विजय प्राप्त किया था। ठीक, 58 ईस्वी में, उसी समय में न चला था शक संवत। चलिए, विक्रम संवत। चंद्रगुप्त द्वितीय की यह उपाधि इसके पूर्व 57 ईसा पूर्व में उज्जैन के शासक ने भी पश्चिमी भारत में शक क्षत्रपों पर विजय पाने के उपलक्ष्य में धारण की थी। यानी 57 ईसा पूर्व में उज्जैन के शासक थे, पश्चिमी भारत में शक क्षत्रप पर विजय प्राप्त करने के उपलक्ष्य में किया था। पूछेगा कि पूछेगा शक विक्रम संवत कब शुरू हुआ? तो 58 ईसा पूर्व। कब? 58 ईसा पूर्व। और उज्जैन के शासक जो थे, इन्होंने 57 ईसा पूर्व में शकों पर विजय प्राप्त की। लेकिन विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण किए थे? 58 ईसा पूर्व में। कब? 58 ईसा पूर्व में। और 58 ईसा पूर्व में ही विक्रम संवत शुरू हुआ। क्या? विक्रम संवत शुरू हुआ। आपको कोई कंफ्यूजन हो रहा है क्या? सोच रहा है कि ऊपर से नीचे 58 ईसा पूर्व में विक्रम संवत चालू हो गया। और हराए थे कितना? 57 ईसा पूर्व, 1 साल बाद है ना। और 58 ईसा पूर्व में ही विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। 57 ईसा पूर्व में हरा दिया और 58 ईसा पूर्व में
58 ईसा पूर्व तो पहले हो जाता है ना, कहीं 57 मिलता है, कहीं 58 मिलता है, ठीक है। क्योंकि सीरीज अगर एडी में चलेंगे तो 58 पहले आ गया, 57 बाद में आया, तो याद रखिएगा कहीं 57 58 याद रखिएगा, एक 58 एक 78, ठीक है, 78 और 58 विक्रम संवत, ठीक है। तो ये 57 ईसा पूर्व लिखा हुआ है। उपलक्ष्य में शुरू की धारण की। साब चंद्रगुप्त द्वितीय का राज कवि था। तो चंद्रगुप्त द्वितीय का राज कवि कौन थे? साब। कौन थे? साब। चंद्रगुप्त द्वितीय के राज कवि कौन थे? साब। और हरिश्चंद्र किसके दरबारी कवि थे? समुद्रगुप्त द्वितीय के। किसके? समुद्रगुप्त के। समुद्रगुप्त के। और समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? हरिश्चंद्र। इलाहाबाद प्रशस्ति लिखे। चंद्रगुप्त द्वितीय समुद्रगुप्त जो थे वो किसके उपासक थे? विष्णु के। किसके? विष्णु जी के। चलिए, साब जो है वो किसके दरबार, किसके राज कवि थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के। किसके? चंद्रगुप्त द्वितीय के। साब किसके राज कवि थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के। किसके? चंद्रगुप्त द्वितीय के। पूछेगा चंद्रगुप्त द्वितीय का राज कवि कौन थे? साब। कौन थे? साब। ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में पाटलिपुत्र एवं उज्जैनी विद्या के प्रमुख केंद्र थे। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय विद्या का प्रमुख केंद्र कौन था? पाटलिपुत्र और उज्जैनी। पाटलिपुत्र और उज्जैनी। और याद रखिएगा उज्जैन के शासक ने हराया था शकों को। पाटलिपुत्र और उज्जैनी विद्या का प्रमुख केंद्र था। किसके समय में? गुप्त साम्राज्य में। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय के। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय पाटलिपुत्र और उज्जैनी विद्या का केंद्र था। किसका? विद्या का केंद्र था। ठीक है। अनुश्रुति के अनुसार चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में कितने विद्वान रहते थे? 9। कितना? 9। और विभूति किसके दरबार में रहते थे? कनिष्क के। कनिष्क के दरबार में कितने विभूति थे? 5 ना। ठीक है। कौन कौन याद है? कौन कौन विभूति थे? कनिष्क के दरबार में कौन कौन विभूति थे? नागार्जुन, अश्वघोष, वसुमित्र, पार्श्व, नागार्जुन, महाक्षेत्र, संरक्ष। 1 2 3 4 5 यानी 5 विभूति थे। कितने? 5 विभूति थे कनिष्क के दरबार में। और नवरत्न थे किसके दरबार में? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। और एक नवरत्न अकबर के भी दरबार में थे। किसके दरबार में? अकबर के दरबार में। और अष्टाध्यायी अष्टप्रधान किसके दरबार में थे? अष्टप्रधान शिवाजी के दरबार में। किसके? शिवाजी के दरबार में। ठीक है। तो याद रखिएगा नवरत्न जो है वो किनको कहा गया? किनके दरबार में रहते थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। किनके दरबार में? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। महाकवि जो थे कालिदास संभवतः इनमें अग्रगण्य थे। यानी कालिदास जो थे इनमें सबसे आगे थे। 9 महारत्न में 9 नवरत्न में सबसे आगे थे। 9 नवरत्न में सबसे आगे कौन थे? कालिदास। कौन थे? कालिदास। और कालिदास के अतिरिक्त इसमें कौन कौन थे? याद रखिएगा धन्वंतरी, छपनक, अमर सिंह, शंकु, बेताल भट्ट, घटकरपन। याद रखिएगा ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसमें से किसी को भी छांट के 3 ऑप्शन दे सकता है। ठीक है। तो महाकवि कौन कौन थे? महाकवि थे नवरत्न में से महाकवि कालिदास थे, धन्वंतरी थे, छपनक थे, अमर सिंह थे, शंकु थे, बेताल भट्ट थे, घटकरपन थे। ठीक है। वरामिहिर और वररुचि थे। वरामिहिर और वररुचि थे। ठीक है। ये 9 विद्वान थे। ठीक है। कौन कौन? कालिदास, धन्वंतरी, छपनक, अमर सिंह, शंकु, बेताल भट्ट, घटकरपन, वरामिहिर, वररुचि। पूछेगा नागार्जुन किसके विभूति थे? कनिष्क के। ठीक है। नवरत्न में से पूछेगा कि अमर सिंह किसके नवरत्न थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के। अकबर के अलग नवरत्न है। ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्न थे कौन? अमर सिंह, कालिदास, धन्वंतरी, छपनक, शंकु, बेताल भट्ट, घटकरपन, वरामिहिर, वररुचि। ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय का सांधि विग्रहिक जो सचिव थे वो थे वीरसेन। कौन थे? वीरसेन। चंद्रगुप्त द्वितीय का सांधि विग्रहिक सचिव कौन थे? वीरसेन। कौन थे? वीरसेन, जो शैव मतावलंबी थे। ठीक है। कौन से? शैव मतावलंबी थे, जिसने शिव की पूजा के लिए उदयगिरी पहाड़ पर एक गुफा का निर्माण कराया था। पूछेगा उदयगिरी पहाड़ पर एक गुफा का निर्माण किसने करवाया था? वीरसेन ने। किसने? वीरसेन ने। और वीरसेन कौन थे? सचिव थे। संधि
संधि विग्रहिक सचिव थे किसके? चंद्रगुप्त द्वितीय के। और चंद्रगुप्त द्वितीय के जो सचिव थे वीरसेन, इन्होंने ही क्या किया था? एक गुफा का निर्माण उदयगिरी पहाड़ पर किया था। कहाँ पर? उदयगिरी पहाड़ पर। ठीक है, उदयगिरी पहाड़ पर। ठीक है। और बताइए सुदर्शन झील जो है उनका जीर्णोद्धार किसने किया था? रुद्रदामन प्रथम। रुद्रदामन प्रथम। ठीक है। और बना था किसके समय? चंद्रगुप्त मौर्य के समय। चंद्रगुप्त मौर्य के समय। ठीक है। वीरसेन जो थे ये व्याकरण, न्याय मीमांसा, शब्द का प्रकांड पंडित तथा एक कवि भी था। यानी कि वीरसेन बहुत बड़ा कवि था। वीरसेन बहुत बड़ा कवि थे। ठीक है। पूछेगा कि वीरसेन क्या नवरत्न में आते हैं? नहीं आते हैं। वीरसेन नवरत्न में नहीं आते हैं, लेकिन ये बहुत बड़े कवि थे जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय के सचिव के रूप में थे। ठीक है। न्याय मीमांसा, शब्द, व्याकरण ये सब के पंडित थे, कवि थे। ठीक है। ठीक है। कौन थे? वीरसेन। चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कौन हुए? कुमारगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कुमारगुप्त प्रथम। कौन? कुमारगुप्त प्रथम। इन्हें गोविंद गुप्त भी कहा जाता है। चंद्रगुप्त प्रथम के द्वितीय के उत्तराधिकारी कुमारगुप्त प्रथम। कौन? कुमारगुप्त प्रथम, गोविंद गुप्त। इन्हें गोविंद गुप्त भी कहा जाता है। ठीक है। कुमारगुप्त प्रथम को इन्होंने ही नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया था। ठीक है। चलिए, गोविंद गुप्त जो है ये 415 से 454 ईस्वी तक रहे थे। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करवाई? कुमारगुप्त ने। किसने? कुमारगुप्त ने। किसने? कुमारगुप्त ने। या कुमारगुप्त प्रथम या गोविंद गुप्त ने। या गोविंद गुप्त ने। कुमारगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कौन हुए? अस्कंदगुप्त। कौन हुए? अस्कंदगुप्त। कुमारगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी अस्कंदगुप्त। कौन? अस्कंदगुप्त। फिर देखिए, अस्कंदगुप्त ने गिरनार पर्वत पर क्या किया? सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किया। गिरनार झील पर गिरनार पर्वत पर सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किया। और रुद्रदामन प्रथम ने किसका जीर्णोद्धार किया था? रुद्रदामन प्रथम ने चंद्रगुप्त मौर्य वाला। कौन सा झील था? सुदर्शन यही झील था ना, सुदर्शन झील का। इसका पुनरुद्धार और फिर से जीर्णोद्धार होता है इसका। ठीक है। पुनर्निर्माण होता है। तो गिरनार पर्वत जो है, ये गिरनार पर्वत पर चंद जो अशोक थे ये अपने राज्याभिषेक के कितने वर्ष गए थे? गिरनार पर्वत अपने राज्याभिषेक के 12वें वर्ष कहाँ गए थे? वो तो सागर घूमने गए थे। कौन सा? निगाली सागर। निगाली सागर। कौन सा? निगाली सागर। बर्मा निगाली सागर। लुम्बिनी 20वां वर्ष। 10वां में गया। और 10वां में बोध गया। ठीक है। और 8वें में कलिंग युद्ध किए। कलिंग युद्ध। ठीक है। तो अस्कंदगुप्त ने कौन से पर्वत पर सुदर्शन झील का निर्माण करवाया? जीर्णोद्धार करवाया। गिरनार पर्वत पर। किस पर? गिरनार पर्वत पे। ज्यादा डीपली अगर पूछना हो, यूपीएससी सब ऐसे क्वेश्चन बनाना हो तो दे देगा कि अस्कंदगुप्त ने गिरनार पर्वत पर सुदर्शन झील का निर्माण करवाया। चंद्रगुप्त प्रथम ने जीर्णोद्धार करवाया। इसमें से खोजिए कौन है, छांटिए। ठीक है। तो जीर्णोद्धार किसने करवाया, निर्माण किसने करवाया, ये सब याद रखिएगा। ठीक है। तो अस्कंदगुप्त क्या किया? जीर्णोद्धार करवाया सुदर्शन झील का। और रुद्रदामन प्रथम भी जीर्णोद्धार करवाए थे, लेकिन निर्माण किसने करवाया था? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने। कहाँ पर? गिरनार पर्वत पर। ठीक है। गुजरात में। ठीक है। अस्कंदगुप्त ने किसको सौराष्ट्र का गवर्नर नियुक्त किया? तो पर्णदत्त को। किसको? पर्णदत्त को। अस्कंदगुप्त ने किसको सौराष्ट्र का गवर्नर नियुक्त किया? पर्णदत्त को। सौराष्ट्र कहाँ है? महाराष्ट्र में। गुजरात में है ना? गुजरात में। कहाँ पर? गुजरात में। ठीक है। अस्कंदगुप्त ने किसको सौराष्ट्र का गवर्नर नियुक्त किया? पर्णदत्त को। किसको? पर्णदत्त को। अस्कंदगुप्त के शासन काल में किसने आक्रमण कर दिया था? हुनों ने। किसने? हुनों ने। और शकों को किसने, कौन से गुप्त शासक ने पराजित किया था? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। किसने? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। और विक्रमादित्य की उपाधि ले ली थी। ठीक है। 319 में बैठे थे। ठीक है। चलिए, 2 बैठे थे, जानते कब? 2 बैठे चंद्रगुप्त 2 गुप्त संवत शुरू हुआ था 319 में। चलिए, ठीक है। अस्कंदगुप्त के शासन काल में किसका आक्रमण हुआ? हुनों का। किसका? हुनों का। ठीक है।
अंतिम गुप्त शासक कौन थे? विष्णुगुप्त। कौन थे? विष्णुगुप्त। अंतिम गुप्त शासक कौन थे? विष्णुगुप्त। और गुप्त साम्राज्य की सबसे बड़ी प्रादेशिक इकाई क्या थी? देश। क्या थी? देश। और जिसके शासक कौन होते थे? गोपना। कौन? गोपना। और एक दूसरी प्रादेशिक इकाई भुक्ति या प्रांत थी, ठीक है, जिसके शासक कौन होते थे? ऊपरी। कौन होते थे? ऊपरी। ठीक है, भुक्ति या प्रांत के शासक कौन होते थे? ऊपरी। और सबसे बड़ा इकाई कौन था? देश, जिसके शासक कौन होते थे? गोपना। देश के शासक कौन होते थे? गोपना। देश के शासक गोपना। देश के शासक गोपना। और दूसरी प्रादेशिक इकाई भुक्ति या प्रांत। दूसरी प्रादेशिक इकाई भुक्ति या प्रांत। इसके शासक कौन होते थे? ऊपरी। इसके शासक ऊपरी। और भुक्ति के नीचे कौन आते थे? विषय। ठीक है, या जिला नामक प्रशासनिक इकाई होती थी, जिसके प्रमुख कौन थे? विषयपति। जिला के प्रमुख कौन थे? विषयपति। ठीक है, विषय को जिला भी कहते थे, विषय या जिला। इसके प्रमुख होते थे विषयपति। तो सबसे ऊपरी देश के प्रमुख को क्या कहते थे? गोपना। उसके बाद भुक्ति या प्रांत, उसके प्रमुख कौन होते थे? ऊपरी। फिर जिला या विषय, विषय के प्रमुख कौन होते थे? विषयपति। पहला देश के प्रमुख कौन होते थे? गोपना। देश के प्रमुख गोपना। दूसरा भुक्ति या प्रांत। भुक्ति या प्रांत के ऊपरी। तीसरा जिला या विषय, इसके प्रमुख विषयपति। इसके प्रमुख विषयपति। ठीक है, बताइए। पहला देश का गोपना। दूसरा भुक्ति या प्रांत ऊपरी बोलते हैं। तीसरा जिला या विषय। तीसरा जिला या विषय, इसके प्रमुख विषयपति। ठीक है, चलिए बताइए। भुक्ति के नीचे विषय या जिला आते थे। पुलिस विभाग के साधारण कर्मचारियों को क्या कहा जाता था? चाट या भाट। चाट एवं भाट दोनों चीज कहा जाता था। पुलिस विभाग के साधारण कर्मचारियों को क्या कहा जाता था? चाट एवं भाट। चाट एवं भाट। पुलिस विभाग के साधारण कर्मचारी को चाट भाट खाते रहता है। चाट एवं भाट। चाट एवं भाट। ठीक है, साधारण कर्मचारी थे, साधारण थे बेचारा। चाट एवं भाट याद रखिएगा। चाट एवं भाट याद रखिएगा। ठीक है, पुलिस विभाग का मुख्य अधिकारी कौन होते थे? दंडपाशिक। पुलिस विभाग के मुख्य अधिकारी कौन होते थे? दंडपाशिक। पुलिस विभाग के मुख्य अधिकारी कौन होते थे? दंडपाशिक। कौन होते थे? दंडपाशिक। तो पुलिस विभाग का जो अधिकारी होते थे वो दंडपाशिक, लेकिन जो कर्मचारी होते थे उन्हें चाट एवं भाट कहा जाता था, और जो अधिकारी होते थे उन्हें दंडपाशिक कहा जाता था। और जो कर्मचारी होते थे चाट और भाट, और जो ऊपरी जो अधिकारी होते थे दंडपाशिक। ऊपरी किसे कहा गया? ऊपरी भुक्ति के प्रमुख को। भुक्ति या प्रांत के प्रमुख को बताइए आप। क्या देश के प्रमुख को क्या कहा गया? गोपना। और विषय के प्रमुख को विषयपति। ठीक है, चलिए। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या होती थी? ग्राम। क्या? ग्राम। और ग्राम का प्रशासन कौन चलाता था? ग्राम सभा द्वारा संचालित किया जाता था। ठीक है, ग्राम सभा का मुखिया कौन होता था? ग्रामीण। और ग्रामीण एवं अन्य सदस्य महत्तर कहलाते थे। ठीक है, उनमें जो सदस्य रहते थे उनको महत्तर कहते थे। ग्राम समूहों की छोटी इकाई को पेट कहा जाता था। क्या? पेट कहा जाता था। ठीक है, तो ग्राम में भी सबसे छोटी इकाई थी, वो भी थी पेट। कौन? पेट। ग्राम तो सबसे छोटी इकाई थी, उसके भी अंदर कौन था? पेट। कौन? पेट। तो बताइए, सबसे ऊपर देश, उसके बाद प्रांत या भुक्ति, उसके बाद जिला या विषय, उसके बाद ग्राम, उसके बाद पेट। ठीक है, सबसे ऊपर चले जाइए। देश का गोपना। भुक्ति या प्रांत का ऊपरी। जिला या विषय का विषयपति। ग्राम का ग्रामीण। और पेट के बारे में नहीं दिया। पेट का याद रखिएगा। पेट सबसे छोटी इकाई हो गई ग्राम का, ग्राम समूह का। ठीक है, गुप्त शासक कुमार गुप्त के दामोदरपुर ताम्रपत्र में भूमि बिक्री संबंधी अधिकारियों के क्रियाकलापों का उल्लेख है। तो इससे पहले हम देखेंगे कि कौन कौन शासक हुए। ठीक है, तो देख लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, नहीं तो भूल जाइएगा। चलिए, सबसे पहला जो हुए श्रीगुप्त। कौन? श्रीगुप्त। 240 से 280 तक। उसके बाद कौन हुए? घटोत्कच। कौन? घटोत्कच। ये कब से कब तक रहे? 280 से 320 तक। ठीक है, उसके बाद कौन आए?
चंद्रगुप्त प्रथम, उसके बाद समुद्रगुप्त, उसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय, उसके बाद कुमारगुप्त। हाँ, कुमारगुप्त को ही क्या कहा जाता है? गोविंद गुप्त। उसके बाद स्कंदगुप्त, उसके बाद सबसे अंतिम में विष्णुगुप्त। कौन? विष्णुगुप्त। सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किसने करवाया? स्कंदगुप्त ने। किसने? स्कंदगुप्त ने। कहाँ पर है सुदर्शन झील? कौन से पर्वत? गिरनार पर्वत गुजरात में है। ठीक है, बताइए कि कालिदास जो थे वो किनके दरबारी कवि थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के। चंद्रगुप्त द्वितीय में कितने कवि, कितने विद्वान रहते थे? कवि एवं विद्वान 9। कितने? 9। क्या? कालिदास, धन्वंतरी, अमर सिंह, खटकरपल, शंकु, वरुचि, बेताल भट्ट। ठीक है, बहुत अच्छा। बताइए, चंद्रगुप्त द्वितीय का जो सचिव थे वो किसके मतावलंबी थे? जो वीरसेन थे, वीरसेन ने कौन सा, किसका निर्माण करवाया था? कौन से गुफा का? कौन से गुफा का? उदयगिरी पहाड़ी। यानी कि उदयगिरी पहाड़ी पर एक गुफा का निर्माण करवाया था। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छा। ठीक है, सब याद है। बताइए, हरिसेन किसके दरबारी कवि थे? हरिसेन समुद्रगुप्त के। किसके? समुद्रगुप्त के। ठीक है, बताइए, हरिसेन ने किसकी कौन सा लेख लिखा था? इलाहाबाद के प्रशस्ति लेख। ठीक है, बहुत अच्छा। चलिए, अब हम लोग चलते हैं आगे। ठीक है, गुप्त शासक कुमारगुप्त जो थे उसके दामोदरपुर ताम्रपत्र में भूमि बिक्री संबंधी अधिकारियों के क्रियाकलापों का उल्लेख है। तो कुमारगुप्त का जो दामोदरपुर ताम्रपत्र है, दामोदरपुर ताम्रपत्र में किसका उल्लेख है? कुमारगुप्त के बारे में। ठीक है, इसी में दिया गया कि भूमि बिक्री संबंधी अधिकारियों के क्रियाकलाप कैसा थे, उसी के बारे में दिया गया है। भू राजस्व कुल उत्पादन का कितना होता था? 1/4 भाग से 1/6 भाग। 1/4 भाग से 1/6 भाग। पूछेगा कि निम्नलिखित में से किस शासक के अनुसार 1/4 से 1/6 भू राजस्व वसूला जाता था? तो गुप्त साम्राज्य के अनुसार। किसमें? गुप्त साम्राज्य में 1/4 से 1/6 वसूला जाता था। और 1/10 किसमें वसूला जाता था? अशोक किए थे जब लुम्बिनी यात्रा पर निकले थे। लुम्बिनी यात्रा पर निकले थे तो 1/8 किए थे। ठीक है, पहले 1/6 था ना, और 1/10 क्या था? कर था। 1/10 कर था। और वहाँ 1/10 भी नहीं देते थे तो मृत्यु दंड दे दिया जाता था। ठीक है, अब भू राजस्व का कुल उत्पादन का कितना भाग दिया जाता था गुप्त साम्राज्य में? 1/4 से 1/6। 1/4 से 1/6। गुप्त काल में बलात् श्रम यानी कि बिष्टी, बलात् श्रम यानी कि बिष्टी राज्य के लिए आय का एक स्रोत माना जाता था। तो बलात् श्रम जो था, बलात् श्रम चलता था, उसमें उससे भी आय आता था गुप्त काल को। ठीक है, बलात् श्रम मतलब था काम करा लिया उसके मन पैसे दे। ठीक है, तो गुप्त काल में बलात् श्रम से भी आय का एक स्रोत था। ठीक है, इससे जनता द्वारा दिया जाने वाला कर भी माना जाता है, यानी कि जनता कर देते थे। काम करा लिया, पैसा नहीं दिया, ऊपर दिया। आर्थिक उपयोगिता के आधार पर निम्न प्रकार की भूमि होती है। कौन कौन? याद रखिएगा, आर्थिक उपयोगिता के आधार पे क्षेत्र किसको कहते थे? कृषि योग्य भूमि को। क्षेत्र किसको कहते थे? कृषि योग्य भूमि को। वास्तु किसे कहते थे? वास करने योग्य भूमि को। वास्तु किसे कहते थे? वास करने योग्य भूमि को। चारागाह भूमि किसे कहते थे? पशुओं को चारा योग्य भूमि को। पशुओं की चारा योग्य भूमि को। वास्तु किसे कहते थे? जहाँ पर आदमी रहते थे, वास करने योग्य भूमि को। क्षेत्र किसे कहते थे? कृषि करने योग्य भूमि को। सील किसे कहते थे? ऐसी भूमि जो जोतने योग्य नहीं होती है। सील किसे कहते थे? ऐसी भूमि जो जोतने योग्य नहीं होती है। ज्योग्राफी में आप पढ़े थे सील और सीट, याद है ना? सील क्या होता था? जो मैग्मा के पैरेलल रहता था, और सीट उसी को छोटा कर दे 1 सेंटीमीटर से कम, तो वो सीट। ठीक है, तो सील क्या होता था? ऐसी भूमि जो जोतने योग्य नहीं होती थी। सील क्या? ऐसी भूमि जो जोतने योग्य नहीं होती थी। एक भूमि होता था जो कि बिना वर्षा के वहाँ खेती होता था, उसको क्या कहा जाता था? देवमातृ नाम से था। ठीक है, देवमातृक।
तो सील ऐसी भूमि जो जोतने योग्य नहीं होती है, सील कर दिया यानी अब जोतने योग्य नहीं है, याद रखिएगा ट्रिक से, सील कर दिया यानी जोतने योग्य अब नहीं है, तो ऐसी भूमि जो जोतने योग्य नहीं है। अप्रहत ऐसी भूमि जो जंगली होती थी, अप्रहत ऐसी भूमि जो जंगली होती थी। ये सब इम्पोर्टेंट है गुप्त साम्राज्य, ठीक है, इसीलिए इसको बार बार बोला जा रहा है, ठीक है। संगम क्यों नहीं बोले, क्योंकि उतना इम्पोर्टेंट नहीं था, वो नहीं पूछा जाता था उतना, लेकिन ये पूछा जाएगा। तो अप्रहत ऐसी भूमि जो जंगली होती थी उसको क्या कहा जाता था, अप्रहत। क्या अप्रहत, जंगली भूमि को क्या कहा जाता था, अप्रहत। और सील किसे कहा जाता था, ऐसी भूमि जो जोतने योग्य नहीं हो। और चारागाह भूमि फसलों के चारा योग्य भूमि, ठीक है। वास्तु वास करने योग्य भूमि। क्षेत्र कृषि करने योग्य भूमि, कृषि करने योग्य भूमि। अप्रहत ऐसी भूमि जो जंगली होती थी इसको क्या कहा जाता था, अप्रहत। बताइए वास करने योग्य भूमि क्या कहा जाता था, वास करने योग्य भूमि को वास्तु। कृषि करने योग्य भूमि क्षेत्र। बताइए ऐसी भूमि जो जोतने योग्य नहीं होती थी, सील। क्या सील, ठीक है। बताइए ऐसी भूमि जो जंगली होती थी, अप्रहत। क्या अप्रहत, ठीक है। सिंचाई के लिए रहट या घंटी यंत्र का प्रयोग होता था। देखिए ये एग्जाम में ऐसा पूछेगा कि निम्नलिखित में से गुप्त साम्राज्य में क्षेत्र का क्या मतलब होता है, गुप्त साम्राज्य के अधीन क्षेत्र का मतलब क्या होता है, ठीक है। चलिए सिंचाई के लिए रहट या घंटी यंत्र का प्रयोग होता था। सिंचाई करने के लिए किसका प्रयोग होता था, रहट या घंटी यंत्र का। सिंचाई करने के लिए रहट या घंटी यंत्र का प्रयोग होता था। श्रेणी के प्रधान को ज्येष्ठ कहा जाता था, श्रेणी के प्रधान को ज्येष्ठ कहा जाता था, ठीक है। श्रेणी के प्रधान को ज्येष्ठ कहा जाता था। और सिंचाई के लिए रहट या घंटी यंत्र का प्रयोग होता था। सिंचाई जो किया जाता था उस समय रहट या घंटी यंत्र का प्रयोग होता था। तो याद रखिएगा ऐसा हो सकता है कि बैल में घंटी बांध दिया जाता होगा, तो ये ऐसा यंत्र होता होगा, ठीक है। तो कौन सा यंत्र, रहट या घंटी यंत्र का। और श्रेणी के प्रधान ज्येष्ठ, ठीक है। तो गुप्त काल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र कहाँ था, उज्जैन। कहाँ था, उज्जैन। गुप्त काल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र कहाँ था, उज्जैन। कहाँ था, उज्जैन, ठीक है। सातवाहनों के लिए गुजरात, सातवाहनों के लिए गुजरात। और इसमें विद्या का प्रमुख केंद्र कहाँ था, उज्जैन और पाटलिपुत्र, उज्जैनी और पाटलिपुत्र, ठीक है। और व्यापारिक केंद्र कहाँ था, उज्जैन। व्यापारिक केंद्र कहाँ था, उज्जैन। सातवां गुप्त काल में, गुप्त काल में व्यापारिक केंद्र कहाँ था, उज्जैन। गुप्त काल में व्यापारिक केंद्र उज्जैन। सातवाहनों का व्यापारिक केंद्र गुजरात, सातवाहनों का व्यापारिक केंद्र गुजरात। कहाँ पर, सौराष्ट्र के पास ना। चलिए गुप्त राजाओं ने सर्वाधिक क्या चलाए, स्वर्ण मुद्राएं चलाए। सबसे ज्यादा स्वर्ण मुद्रा किसने चलाए, गुप्त शासकों ने। और सबसे शुद्ध कुषाणों ने, सबसे शुद्ध कुषाणों ने। और सबसे अधिक गुप्त साम्राज्य ने, किसने, गुप्त राजाओं ने। इनकी स्वर्ण मुद्राओं को अभिलेखों में क्या कहा गया, दिनार। अभिलेख जो मिलता है, अभिलेख में लिखा गया कि दिनार है, इतना दिनार है, ये दिनार है। तो अभिलेखों में मुद्राओं को, गुप्त साम्राज्य की मुद्राओं को क्या कहा गया, दिनार। और दिनार कैसी मुद्रा थी, स्वर्ण मुद्रा थी। तो स्वर्ण मुद्रा को क्या कहा गया, दिनार। स्वर्ण मुद्रा को क्या कहा गया, दिनार। स्वर्ण मुद्रा दिनार। और गुजरात के बाद गुप्त राजाओं ने बड़ी संख्या में क्या चलाए, चांदी के सिक्के। गुजरात के बाद, गुजरात में चलता था, उसके बाद गुप्त राजाओं ने बड़ी संख्या में चांदी के सिक्के जारी किए, ठीक है। जो केवल स्थानीय लेन देन में चलते थे। स्थानीय लेन देन में किसका प्रयोग होता था, चांदी के सिक्के का। किसका, चांदी के सिक्के का। लेकिन जो दिनार था वो सबसे ज्यादा चलाया गया उस समय, यानी कि सोने का सिक्का, ठीक है। लेकिन लेन देन में किसका प्रयोग होता था, चांदी के सिक्के का, ठीक है। अब चलिए विष्णु मंदिर देखते हैं। और वो स्थान था कहाँ, ठीक है, गुप्त काल में। क्योंकि गुप्त काल में उस समय कौन थे, विष्णु जी के उपासक थे, कौन, समुद्रगुप्त, ठीक है। चलिए देखते हैं, जो इम्पोर्टेंट होगा उसको रिपीट करेंगे, नहीं इम्पोर्टेंट होगा तो उतना रिपीट नहीं करेंगे, ठीक है। जो एग्जाम की दृष्टिकोण से होगा उसे देख लेते हैं। विष्णु मंदिर तिगवा, ठीक है। शिव मंदिर भूमरा, पार्वती मंदिर नैना कुठार, दशावतार मंदिर देवगढ़। ये याद रखिएगा, दशावतार मंदिर, ठीक है। ये देवगढ़ में है, ईंटों द्वारा निर्मित है। दशावतार मंदिर देवगढ़, ये उत्तर प्रदेश में दशावतार मंदिर, ठीक है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और दशावतार मंदिर याद रखिएगा,
ये मंदिर ऐसा मंदिर है जो कि पंचायतन शैली से बना है, ठीक है, पंचायतन शैली से। और पंचायतन शैली वाला मंदिर कैसा होता है, एक मुख्य मंदिर है और उसके चारों ओर अलग अलग मंदिर है, 4 मंदिर, ठीक है, तो उसी को पंचायतन शैली का मंदिर कहा गया। तो पंचायतन शैली के मंदिर में एक दशावतार मंदिर भी आता है, ठीक है, और ये कहाँ है, देवगढ़ उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। खजुराहो का मंदिर भी उसी का उदाहरण है, ठीक है। लिंगेश्वर मंदिर भी वही उसी का उदाहरण है, लक्ष्मण मंदिर भी उसी का उदाहरण है, ठीक है, पंचायतन शैली का मंदिर, ठीक है, ये सब पंचायतन मंदिर है, ठीक है। शिव मंदिर खोग, लक्ष्मण मंदिर याद रखिएगा, लक्ष्मण मंदिर ये भीतर गांव कानपुर में उत्तर प्रदेश में। लक्ष्मण मंदिर कहाँ है, भीतर गांव कानपुर में है उत्तर प्रदेश में, ठीक है। लक्ष्मण मंदिर कहाँ है, भीतर गांव कानपुर में। लक्ष्मण मंदिर, दशावतार मंदिर, ये भी बाकी सब मध्य प्रदेश। ये भी जो है ये भी बनाया गया है कौन से शैली से, पंचायतन शैली से। लक्ष्मण मंदिर भी पंचायतन शैली से बनाया गया, ठीक है। तो दशावतार मंदिर और लक्ष्मण मंदिर दोनों उत्तर प्रदेश में, दशावतार मंदिर और दशावतार मंदिर लक्ष्मण मंदिर दोनों कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। उसके बाद जितना भी आप देख रहे हैं सब कहाँ है, मध्य प्रदेश में। तो दोनों पंचायतन शैली वाला मंदिर कहाँ चले गया, उत्तर प्रदेश में, और सब कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में, और सब कहाँ है, मध्य प्रदेश में। तो विष्णु मंदिर, शिव मंदिर, पार्वती मंदिर, शिव मंदिर सब कहाँ है, मध्य प्रदेश में, ठीक है। पूछेगा कि गुप्त कालीन प्रसिद्ध मंदिर विष्णु मंदिर कहाँ अवस्थित है, ऑप्शन दे देगा, राज्य अगर देगा तो क्या देंगे, मध्य प्रदेश, ठीक है, ठीक है। तिगवा स्थान का नाम है, तिगवा, घुमरा, नायना, कुठार, ये सब अलग अलग जगह, खो अलग जगह का मंदिर है, ठीक है। चलिए पंचायत मंदिर का रिपीट करिए, ठीक है। पंचायतन शैली का पंचायतन शैली, कंदरिया महादेव है, खजुराहो है, ठीक है, खजुराहो है, खजुराहो है, लक्ष्मण मंदिर है, दशावतार मंदिर, ठीक है। और कौन सा है, लिंगराज मंदिर है, ठीक है, लक्ष्मण मंदिर है, दशावतार मंदिर, गोंडेश्वर मंदिर, गोंडेश्वर मंदिर है, गोंडेश्वर मंदिर महाराष्ट्र में है, ठीक है, ठीक है। अब कहाँ कहाँ ये बता दीजिए, लिंगराज मंदिर कहाँ है, उड़ीसा में, गोंडेश्वर महाराष्ट्र में है, दशावतार उत्तर प्रदेश में, देवगढ़ में, उत्तर प्रदेश, लक्ष्मण मंदिर उत्तर प्रदेश में, खजुराहो मध्य प्रदेश, लक्ष्मण मंदिर कहाँ है, महाराष्ट्र, लक्ष्मण मंदिर महाराष्ट्र, पूरा जगह, लक्ष्मण मंदिर पूरा जगह बोलिए, लक्ष्मण मंदिर, लक्ष्मण मंदिर खजुराहो, लक्ष्मण मंदिर खजुराहो, पंचतंत्र से जो बना है खजुराहो में है। लक्ष्मण पंचायतन शैली से, लक्ष्मण मंदिर जो बना है पंचायतन शैली से वो खजुराहो में है, ठीक है। लक्ष्मण मंदिर खजुराहो, चलिए खजुराहो कहाँ है, लक्ष्मण मंदिर मध्य प्रदेश में, ठीक है, मध्य प्रदेश में खजुराहो, ठीक है। चलिए समझ गए, लक्ष्मण मंदिर खजुराहो मध्य प्रदेश में है, और ये पंचायतन शैली वाला मंदिर नहीं है, ठीक है, ओके, ये अलग मंदिर है। चलिए कायस्थों का सर्वप्रथम वर्णन, जो कायस्थ थे, पता है ना, कायस्थ, तो कायस्थों का सर्वप्रथम वर्णन याज्ञवल्क्य स्मृति में मिलता है, किसमें, याज्ञवल्क्य स्मृति में, समझते हैं ना, कायस्थ एक जाति होता है, उनका जो सर्वप्रथम वर्णन है वो याज्ञवल्क्य स्थिति में मिलता है, स्मृति में मिलता है, किसमें, याज्ञवल्क्य स्मृति में मिलता है। तो कायस्थों का सर्वप्रथम वर्णन किसमें मिलता है, याज्ञवल्क्य स्मृति में, किसमें, याज्ञवल्क्य स्मृति में। जाति के रूप में कायस्थों का सर्वप्रथम वर्णन किसमें मिलता है, ओशनम स्मृति में, किसमें, ओशनम स्मृति में। जाति के रूप में कायस्थों का वर्णन किसमें मिलता है, ओशनम स्मृति में। और कायस्थों का सर्वप्रथम वर्णन किसमें मिलता है, याज्ञवल्क्य स्मृति में। जाति के रूप में ओशनम स्मृति में, किसमें, ओशनम स्मृति में। विंध्य जंगल में कौन रहते थे, सबर जाति के लोग देवताओं को मनुष्य का मांस चढ़ाते थे, ठीक है। विंध्य जंगल में, विंध्य जंगल जो था उसमें सबर जाति के लोग रहते थे और वो देवताओं को मनुष्य का मांस चढ़ाते थे, ठीक है। सबर जाति के लोग क्या करते थे, देवताओं को मनुष्य का मांस चढ़ाते थे, ठीक है। कौन, सबर जाति के लोग, सबर करते, ठीक है, सबर जाति के लोग देवताओं पर मनुष्य का मांस चढ़ाते थे, ठीक है। कौन से जंगल में सबर जाति के लोग रहते थे, विंध्य जंगल में। कौन से, विंध्य जंगल में, कौन से, विंध्य जंगल में सबर जाति के लोग रहते थे, कौन से, विंध्य जंगल में। पहली बार किसी के सती होने का प्रमाण 510 ईस्वी में भानुगुप्त के एरन अभिलेख से मिलता है, किसमें, भानुगुप्त के एरन अभिलेख से मिलता है, ठीक है।
पहली बार सती होने का प्रमाण किससे मिलता है? भानुगुप्त के एरानाबिलेख से मिलता है 510 ईस्वी में। बताइए स्त्रियों का सबसे गिरी हुई स्थिति किसमें बताया गया? मैत्रेनिया अभिलेख में। किसमें? मैत्रेनिया कहा जाता है। मैत्रेनिया अभिलेख में जो है इसमें स्त्री का गिरा हुआ स्थिति बताया गया। ठीक है, मैत्रेनिया संहिता में। ठीक है, पहली बार किसी के सती होने का प्रमाण 510 ईस्वी में किससे मिला है? भानुगुप्त के एरानाबिलेख से। भानुगुप्त के एरानाबिलेख से, जिसमें किसी भोजराज की मृत्यु पर उसकी पत्नी के सती होने का उल्लेख मिलता है। कोई भोजराज थे, उनके पत्नी जो थी, मृत्यु होने पर उनकी पत्नी क्या हो गई थी? सती हो गई थी। सती समझते हैं क्या होता है? सती क्या? पति मरने के बाद दोनों साथ में जला दिया जाता है। पति जो मरते थे उनके साथ में पत्नी को भी जला दिया जाता था, जल जाती थी। ठीक है, उन्हीं को सती कहता था। ठीक है, तो सती प्रथा को किसने समाप्त किया? आधुनिक युग में राजा राम मोहन राय। ठीक है, उनके बदौलत समाप्त हुआ था उस समय सती प्रथा। चलिए, तो एरानाबिलेख में क्या मिलता है? सती प्रथा के बारे में पहला उल्लेख मिलता है। ठीक है, जिसमें कि भोजराज की मृत्यु की पत्नी की सती होने का उल्लेख मिलता है। भोजराज की पत्नी भी उनके साथ। चलिए, गुप्त काल में वैश्यावृत्ति करने वाली महिलाओं को क्या कहा जाता था? गणिका। गुप्त काल में वैश्यावृत्ति करने वाली महिलाओं को क्या कहा जाता था? गणिका। ठीक है, क्या? गणिका। ठीक है, क्या कहा जाता था? गणिका। ठीक है, चलिए, वृद्ध वैश्याओं को क्या कहा जाता था? कुटनी। क्या? कुटनी। वृद्ध वैश्याओं को कुटनी। ठीक है, क्या कहा जाता था? कुटनी। वृद्ध वैश्याओं को क्या कहा जाता था? कुटनी। गणिका गिन गिन के। ठीक है, कुटनी। ठीक है, चलिए, गुप्त सम्राट कौन से धर्म के अनुयायी थे? सब वैष्णव धर्म के। ऐसे तो समुद्रगुप्त वैष्णव धर्म विष्णु के उपासक थे, तो वैष्णव धर्म के अनुयायी थे कौन? गुप्त सम्राट। गुप्त सम्राट किसके अनुयायी थे? वैष्णव धर्म के। किसके? वैष्णव धर्म के। हरिसेन किसके दरबारी कवि थे? हरिसेन समुद्रगुप्त के। गुप्त सम्राट कौन से धर्म के अनुयायी थे? वैष्णव धर्म के। उन्होंने इसे राजधर्म बनाया था। वैष्णव धर्म गुप्त साम्राज्य का राजधर्म था। पूछेगा गुप्त साम्राज्य का राजधर्म कौन सा था? वैष्णव धर्म। कौन सा? वैष्णव धर्म। कौन सा? वैष्णव धर्म। गुप्त साम्राज्य का राजधर्म कौन सा? वैष्णव धर्म। विष्णु का वाहन कौन थे? गरुड़। ठीक है, और गरुड़ को क्या बनाया? राजचिन्ह। गरुड़ क्या थे? राजचिन्ह। तो गुप्त साम्राज्य में राजचिन्ह कौन थे? गरुड़। कौन सा थे? गरुड़। गुप्त साम्राज्य में राजचिन्ह गरुड़। और कौन से धर्म को राजधर्म बनाया? वैष्णव धर्म को। कौन से? वैष्णव धर्म को। और राजचिन्ह गरुड़। राजचिन्ह गरुड़। ठीक है, गुप्त काल में वैष्णव धर्म संबंधी सबसे महत्वपूर्ण अवशेष कहाँ मिलते हैं? देवगढ़ में। ठीक है, गुप्त काल में वैष्णव धर्म संबंधी सबसे महत्वपूर्ण अवशेष, वैष्णव धर्म से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण अवशेष कहाँ मिलते हैं? देवगढ़ में। ठीक है, जिला ललितपुर का दशावतार मंदिर। ठीक है, देवगढ़ में जो स्थित है दशावतार मंदिर, ये भी पंचायतन शैली से बना है। ये कहाँ है? दशावतार मंदिर कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। देवगढ़ उत्तर प्रदेश में। ये भी पंचायतन शैली से बना है। और इसी में वैष्णव धर्म संबंधी सबसे महत्वपूर्ण अवशेष मिलते हैं। वैष्णव धर्म संबंधी सबसे महत्वपूर्ण अवशेष कहाँ मिलते हैं? देवगढ़ में। ठीक है, देवगढ़ में। ठीक है, देवगढ़ के दशावतार मंदिर से। यह बेतवा नदी के तट पर स्थित है। पूछेगा कि देवगढ़ का जो दशावतार मंदिर है वो किस नदी के तट पर स्थित है? बेतवा नदी। कौन से? बेतवा नदी। देवगढ़ का दशावतार मंदिर कौन से नदी के तट पर है? बेतवा नदी। कौन सा? बेतवा नदी। अजंता में निर्मित जो कुल गुफाएं हैं वो गुफाओं की संख्या कितनी है? 29। कितनी? 29। और वर्तमान में कितने रह गए हैं? 6 शेष रह गए हैं। तो अजंता में निर्मित कुल गुफाओं की संख्या कितनी है? 29। कितनी है? 29। 29 गुफाओं में वर्तमान में कितने रह गए? 6। कितने? 6। तो 29 गुफाएं टोटल बनवाए गए थे। ठीक है, जिसमें कि 6 ही अभी शेष बचे हैं वर्तमान में। ठीक है, जिसमें गुफा संख्या 16 एवं 17 ही गुप्त कालीन है। गुफा संख्या 16 और 17 ही गुप्त कालीन है। तो बनाया गया था कितने गुफाएं? अजंता में कितने गुफाएं निर्मित हुई थी? 29। कितने? 29। इसमें से कि गुफा संख्या 16 और 17 किसके बारे में वर्णन है? गुप्त कालीन। इसमें गुप्त कालीन। ठीक है, इसमें
जो गुफा संख्या 16 है उसमें उत्कीर्ण मरनासन राजकुमारी का चित्र प्रशंसनीय है। ठीक है, इसमें 16 जो है उसमें मरनासन राजकुमारी जो थी उसी के बारे में लिखा गया है। गुफा संख्या 16 में उस समय गुप्त काल की राजकुमारी जो थी मरनासन राजकुमारी, उनके बारे में चित्र प्रशंसनीय है, चित्र बनाया गया है गुफा संख्या 16 में। किसमें? गुफा संख्या 16 में। तो पूछेगा अजंता की गुफाओं में कौन सी गुफा गुप्त काल से संबंधित है? 16 और 17। कौन सा? 16 और 17। कौन सा? 16 और 17। पूछेगा कि अजंता की गुफाओं में कितनी टोटल गुफाएं बनाई गई थी? 29। कितनी? 29। इसमें कितने शेष बचे हैं? 6। कितने? 6। और गुफा संख्या 16 में किसमें लिखा, किसके बारे में लिखा है? मरनासन राजकुमारी के बारे में चित्र प्रशंसनीय है। ठीक है, चलिए गुफा संख्या 17 में जो है चित्र को चित्रशाला कहा गया है। गुफा संख्या 17 को क्या कहा गया है? चित्रशाला। क्या? चित्रशाला, जो कि कौन से वंश से संबंधित है? गुप्त वंश से। किससे? गुप्त वंश से। 16 और 17 गुप्त वंश से। इस चित्रशाला में बुद्ध के जन्म, जीवन, महाभिनिष्क्रमण एवं महापरिनिर्वाण की घटनाओं से संबंधित चित्र उद्धृत है। ठीक है, तो गुफा संख्या जो अजंता की गुफा है उसमें गुफा संख्या 17 में बुद्ध धर्म के बारे में भी है। ठीक है, गुफा संख्या 17 में क्या है? बुद्ध धर्म के बारे में, यानी कि बुद्ध धर्म के बारे में जन्म कैसे हुआ, जन्म, जीवन, महाभिनिष्क्रमण, महापरिनिर्वाण की घटनाओं से संबंधित है अजंता की गुफाओं में। गुफा संख्या 17। गुफा संख्या 17 बौद्ध धर्म से संबंधित अजंता की गुफाओं में कौन सी गुफा संख्या है? 17। गुफा संख्या 17। 16 है मरनासन राजकुमारी के चित्र। ठीक है, 16 राजकुमारी के चित्र। ठीक है, चलिए 29 टोटल गुफाएं हैं, इसमें 6 वर्तमान में शेष है। ठीक है, 16 और 17 गुप्त से संबंधित, 16 में राजकुमारी राजकुमारी के बारे में। ठीक है, और 17 में गौतम बुद्ध जन्म से लेकर मृत्यु तक। ठीक है, अजंता की गुफाएं कौन से शाखा से संबंधित है? महायान शाखा। कौन से? महायान शाखा। अजंता की गुफाएं कौन से शाखा से? महायान शाखा से। ठीक है, चलिए बताइए अशोक कौन से शाखा से संबंधित है? महायान। अशोक हीनयान। ठीक है, और कनिष्क महायान। अशोक थे हीनयान। अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म की क्या है? महायान शाखा से संबंधित है। अजंता की गुफाएं कौन से शाखा से संबंधित है? महायान शाखा से संबंधित है। ठीक है, गुप्त काल में निर्मित अन्य गुफा बाघ की गुफा है, जो बाघ नामक स्थान पर विंध्य पर्वत को काटकर बनाई गई थी। ठीक है, गुप्त काल में निर्मित कौन सी गुफा थी? बाघ की गुफा। कौन सी? बाघ की गुफा, जो कौन सी पहाड़ किसको काट के बनाया गया था? जो बाघ नामक स्थान पर विंध्य पर्वत को काट कर बनाया गया था। ठीक है, तो गुफा जो है बाघ की गुफा वो किसके समय में बना था? पूछेगा गुप्त काल में। किसमें? गुप्त काल में। बाघ की गुफा किसमें बना था? गुप्त काल में। किसमें? गुप्त काल में। और बाघ गुफा किसको काट के बनाया गया था? विंध्य पर्वत को। किसको? विंध्य पर्वत को। ठीक है, चलिए गुप्त, अच्छा विंध्य पर्वत में एक जाति रहते थे, कौन? सबर जाति। वो क्या करते थे? देवताओं पर मनुष्य का मांस चढ़ाते थे। ठीक है, चलिए गुप्त काल में विष्णु शर्मा द्वारा लिखित पुस्तक कौन सी थी? पंचतंत्र। याद रखिएगा, ये गुप्त काल में लिखा गया था पंचतंत्र। बहुत ही फेमस पुस्तक है पंचतंत्र। ठीक है, पंचतंत्र बहुत ही फेमस पुस्तक है, संस्कृत में लिखा गया है। तो गुप्त काल में विष्णु शर्मा द्वारा लिखी पुस्तक कौन सी है? पंचतंत्र। संस्कृत में लिखा है। कौन से भाषा में? संस्कृत में। तो पूछेगा पंचतंत्र जो संस्कृत भाषा में लिखा है वो किसके शासन काल में लिखा गया था? गुप्त काल में। किसमें? गुप्त काल में। किसने लिखा था? विष्णु शर्मा। किसने? विष्णु शर्मा। पंचतंत्र किसने लिखा था? विष्णु शर्मा। कौन से भाषा में? संस्कृत भाषा में। कौन से काल में लिखा गया है? गुप्त काल में। किसमें? गुप्त काल में। चलिए, जो को संसार का सर्वाधिक प्रचलित ग्रंथ माना जाता है। ठीक है, इसी को पंचतंत्र को। बाइबिल के बाद इसका स्थान दूसरा है। बाइबिल के बाद इसी का स्थान आता है पंचतंत्र का। समझ सकते हैं कितना फेमस है। ठीक है, संस्कृत भाषा में लिखा गया है, गुप्त काल से संबंधित है। गुप्त काल के समय लिखा गया था विष्णु शर्मा द्वारा। कौन से भाषा में है? संस्कृत भाषा में। ठीक है, क्या? पंचतंत्र। इसे 5 भागों में बांटा गया है। मित्र भेद,
मित्र लाभ, संधि विग्रह, संधि विग्रह, लब्ध प्रनाश, अपरिच्छा कादित्व। ठीक है, ये 5 भाग में बटा है। तो पूछेगा पंचतंत्र कितने भाग में बटा है? 5 भाग में। नाम से स्पष्ट है, पंच मतलब 5 भाग में बटा है। पंचतंत्र 5 भाग में बटा है। मित्र भेद, मित्र लाभ, संधि विग्रह, लब्ध प्रनाश, अपरिच्छा कादित्व। चलिए आगे बढ़िए। याद करने के लिए गुरुजी मित्र तो मित्र भेद, मित्र भेद, मित्र लाभ। ठीक है, झगड़ा हो गया तो मित्र संधि विग्रह हो गया, लब्ध प्रनाश, अपना अपना लाभ बता दिया, अपरिच्छा कारित हो गया। ठीक है, मित्र है, मित्र का लाभ मिलेगा, संधि होगा तो मित्र तो संधि में ही रहते हैं। लब्ध प्रनाश होगा, ठीक है, लाभ होगा और परीक्षा भी होगा उसमें, परीक्षा। ठीक है, आर्यभट्टियम एवं सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ लिखे थे, याद रखिएगा। आर्यभट्ट ने ही क्या लिखे थे? आर्यभट्टियम एवं सूर्य सिद्धांत। देखिए गुप्त साम्राज्य में कितने महान सब लेखक आए, कितने महान महान कवि आए, कालिदास, कितने महान, धन्वंतरी, विष्णु शर्मा, ये सब, फिर आर्यभट्ट, सब इसी के समय में, इन्हीं के समय में आए। ठीक है, तो बहुत बड़ा एक इतिहास उस समय लिखने वाले बहुत बड़े बड़े कवि विद्वान सब यहाँ आए। ठीक है, तो आर्यभट्ट ने कौन से, इसीलिए कहा जाता है कि इस सबसे ज्यादा जो ग्रंथ से जो प्रमाण मिलता है वो गुप्त साम्राज्य को मिलता है। ठीक है, तो आर्यभट्ट ने क्या क्या लिखा? आर्यभट्टियम सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ लिखे। आर्यभट्टियम सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ लिखे। आर्यभट्ट ने कौन कौन से सिद्धांत लिखे? आर्यभट्टियम सूर्य सिद्धांत, आर्यभट्टियम सूर्य सिद्धांत, यही आर्यभट्ट जो थे। ठीक है, यही पटना के बगल में तारागढ़ नामक गांव इधर के थे। ठीक है, तो आर्यभट्टियम एवं सूर्य सिद्धांत। उसने सूर्य ग्रहण एवं चंद्र ग्रहण के वास्तविक कारण बताए। तो आर्यभट्ट ने ही सबसे पहले बता दिए थे उसी समय में सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के वास्तविक कारण के बारे में। ठीक है, आज में वैज्ञानिक खोज रहे हैं, उन्होंने पहले ही बता दिए थे कि सूर्य ग्रहण कैसे लगता है, चंद्र ग्रहण कैसे लगता है, इनका वास्तविक कारण बता दिए थे। कौन? आर्यभट्ट। कौन? आर्यभट्ट। और आर्यभट्ट पहला भारतीय नक्षत्र वैज्ञानिक थे जिसने घोषणा की कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। बताइए, यहाँ तक ये बता दिए थे कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। ग्रहण लगने का कारण भी बता दिए थे आर्यभट्ट। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, ये भी बता दिए थे आर्यभट्ट। इन्होंने आर्यभट्टियम एवं सूर्य सिद्धांत नामक पुस्तक लिखे थे। ठीक है, पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, किसने बताया? आर्यभट्ट ने। ठीक है, और चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण का वास्तविक कारण किसने बताया? सबसे पहले आर्यभट्ट ने। ठीक है, बराहमिहिर जो थे वो बृहद संहिता, पंच सिद्धांत, बृहद जाक और लघु जातक की रचना की। बराहमिहिर ने किसकी रचना की? बृहद संहिता, पंच सिद्धांत, लघु जातक। ठीक है, बराहमिहिर ने। ठीक है, बराहमिहिर क्या नवरत्न इसके आते हैं, इसमें नवरत्न में आते हैं बराहमिहिर। ठीक है, ओके, बराहमिहिर हो गए। आर्यभट्ट नहीं आते हैं, आर्यभट्ट नहीं थे, आर्यभट्ट नहीं आते हैं। इसमें अमर सिंह थे, अमर सिंह थे, धन्वंतरी थे। ठीक है, बेताल भट्ट भी थे, बेताल भट्ट थे, बरसोची थे। ठीक है, बराहमिहिर, शंकु सब थे। बराहमिहिर ने बृहद संहिता लिखे थे, लघु जातक ये सब की रचना की थी। तो बराहमिहिर ने बृहद संहिता, याद रखिएगा, बराहमिहिर ने मेन है। बराहमिहिर ने किसकी रचना की? बृहद संहिता की। किसका? बृहद संहिता की। ऐसे याद रखिएगा, बड़ा मतलब बड़ा, बृहद मतलब भी बड़ा होता है। तो बराहमिहिर ने किसकी रचना की? बृहद संहिता की। किसका? बृहद संहिता की। ठीक है, पंच सिद्धांत लागू जाता है। चलिए, बृहद संहिता में नक्षत्र विद्या, याद रखिएगा, नक्षत्र विद्या, वनस्पति शास्त्र, प्राकृतिक इतिहास, भौतिक भूगोल के विषय में चर्चा मिलती है। किसमें? बृहद संहिता में। ठीक है, नक्षत्र विद्या, बृहद संहिता, एकदम पूरा बृहद से विस्तार कर दिए थे। नक्षत्र विद्या, वनस्पति शास्त्र, प्राकृतिक इतिहास, भौतिक भूगोल के विषय में चर्चा मिलती है। ठीक है, चलिए, ब्रह्मगुप्त इस युग के महान नक्षत्र वैज्ञानिक एवं गणितज्ञ थे। जो ब्रह्मगुप्त थे वो नक्षत्र वैज्ञानिक के साथ साथ गणितज्ञ भी थे। तो गुप्त काल में कौन नक्षत्र वैज्ञानिक के साथ साथ गणितज्ञ भी थे? ब्रह्मगुप्त। कौन थे? ब्रह्मगुप्त। उसने यह घोषणा करके न्यूटन के सिद्धांत की पूर्व कल्पना कर ली, यानी कि न्यूटन का जो कल्पना है उसका पूर्व कल्पना कर लिया था। न्यूटन का जो सिद्धांत है उसका पूर्व कल्पना कर लिए थे। कौन? ब्रह्मगुप्त।
और न्यूटन का सिद्धांत, जो आइंस्टीन का सिद्धांत था, वो किसने दे दिए थे सबसे पहले? नागार्जुन। नागार्जुन ने। E बराबर mc², नागार्जुन ने पहले ही दे दिए थे। और ब्रह्मगुप्त ने पहले ही बता दिए थे क्या कि न्यूटन के सिद्धांत की पूर्व कल्पना पहले ही कर दिए थे। बताइए, दोनों भारतीय, नागार्जुन, ठीक है, और ब्रह्मगुप्त, ठीक है। ब्रह्मगुप्त ने न्यूटन के से पहले ही बता दिए थे और नागार्जुन ने आइंस्टीन से पहले ही बता दिए थे, ठीक है। प्रकृति के एक नियम के अनुसार सभी वस्तुएं पृथ्वी पर गिरती है, ये कौन बताए? ब्रह्मगुप्त। कौन? ब्रह्मगुप्त। क्योंकि पृथ्वी स्वभाव से ही सभी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। बाद में न्यूटन ने क्या बोल दिया? गुरुत्वाकर्षण बल का नियम दे देना थी, पहले ही बता दिए थे। ठीक है, पहले ही दे दिए थे। कौन? नागार्जुन, ठीक है। और ब्रह्मगुप्त ने पहले ही बता दिए थे कि पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण के बारे में पहले ही बता दिए थे, ठीक है। गुप्त काल में जो पलकानव ने पशु चिकित्सा पर हाथ से लिखा है, हस्त्यायुर्वेद लिखा है, ठीक है। तो पलकानव जो थे, उन्होंने ही पशु चिकित्सा पर हस्त्यायुर्वेद लिखे हैं, हस्त्यायुर्वेद लिखे हैं, ठीक है। किसने? पलकानव ने। नवनीतकम जो थे की रचना गुप्त काल में की गई। इस पुस्तक में नुस्खे, ठीक है, सूत्र और उपचार विधियां दी गई थी। नवनीतकम की रचना किसके समय में हुआ था? गुप्त काल के समय में। किसके समय में? गुप्त काल के समय में। नवनीतकम की रचना किसके समय में हुआ था? गुप्त काल के समय में। किसके समय में? गुप्त काल के समय में, ठीक है। पुराणों की वर्तमान रूप में रचना किसके समय में हुई? गुप्त काल के समय में। पुराणों की रचना वर्तमान समय में किसके समय में हुई? गुप्त काल के समय। किसके? गुप्त काल के समय में। इसमें ऐतिहासिक परंपराओं का उल्लेख मिलता है, ठीक है, पुराण में। यानी कि वर्तमान स्वरूप जो लाए पुराण का, वो किसके समय में आया? वर्तमान रूप में रचना किसके समय में हुआ? गुप्त काल के समय में। संस्कृत गुप्त राजाओं की शासकीय भाषा थी। क्या थी? संस्कृत। क्या थे? संस्कृत। और संस्कृत में ही पंचतंत्र लिखे थे। किसने? विष्णु शर्मा ने। किसके शासनकाल में? गुप्त काल में। गुप्त काल में, ठीक है। गुप्त काल में चांदी के सिक्कों को क्या कहा गया? रुपया। क्या कहा गया? रुपया का। क्या कहा गया? रुपया का। और सोने के सिक्के को दिनार। सोने के सिक्के को दिनार और चांदी के सिक्के को रुपया का। और उस समय किसका सिक्का सबसे अधिक चला? चांदी का। चांदी का चलता था। स्थानीय लेन देन के लिए चांदी का सिक्का चलता था। और सबसे ज्यादा सोने का सिक्का किसके शासन काल में बना? गुप्त काल में। किसमें? गुप्त काल में। शुद्ध चला कुषाणों के समय में, ठीक है। याज्ञवल्क्य स्मृति में इन कायस्थों का वर्णन मिलता है। याज्ञवल्क्य, नारद, कात्यायन एवं बृहस्पति स्मृतियों की रचना गुप्त काल में हुई। देखिए, याज्ञवल्क्य, नारद, कात्यायन एवं बृहस्पति स्मृतियों की रचना किसके समय में हुई? गुप्त काल में। किसमें? गुप्त काल में। कात्यायन साथ में चलता है। कात्यायन, ठीक है। कास्ट है हम लोग का ये जो था। मंदिर बनाने की कला जो है, क्या बोले? बोले कायस्थ थे ये। विधि मंदिर गए थे बिहार के। चलिए, कायस्थ जो है वो अलग जाति है, जैसे कि जनरल में आते हैं। राजपूत, ब्राह्मण, कायस्थ, भूमियार, तो कायस्थ भी उसी में आते हैं। तो मंदिर बनाने की कला का जन्म गुप्त काल में हुआ। किस समय में? गुप्त काल में हुआ। तो मंदिर बनाने की कला का जन्म किस समय में हुआ? गुप्त काल में। किस समय में? गुप्त काल में। याद रखिएगा, मंदिर बनाने की कला का जन्म किस समय हुआ? गुप्त काल में। किस समय? गुप्त काल में। त्रिमूर्ति की अवधारणा का विकास किस समय हुआ? गुप्त काल में। किस समय? गुप्त काल में। जो त्रिमूर्ति है, उनकी अवधारणा का विकास किस समय हुआ? गुप्त काल में। किस समय? गुप्त काल में। गुप्त वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया। देखिए, सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया कौन? गुप्त वंश के शासकों ने, ठीक है। और सबसे पहले शुरू कर किए थे सातवाहनों ने शुरू किए थे। एक गांव ही दान में दे दिए थे। और इन्होंने यज्ञ कराने के समय, ठीक है, कौन सा यज्ञ? अश्वमेध यज्ञ। और इन्होंने भी गांव को दान में दिया, ठीक है। मंदिर भी दान में दिए,
ठीक है। गुप्त वंशी। गुप्त सबसे ज्यादा कौन? गुप्त काल में। और सबसे पहले कौन? सातवाहन वंश में, ठीक है। गुप्त काल लौकिक साहित्य की सर्जना के लिए स्मरणीय है, यानी कि गुप्त काल जो है वो लौकिक साहित्य की सर्जना के लिए, साहित्य उस समय बहुत ज्यादा लिखा गया है, देखें कितना ज्यादा साहित्य था, तो इसके लिए स्मरणीय है बहुत सारा साहित्य। भास के 13 नाटक जो है इसी काल में है। भास का जो 13 नाटक है इसके काल में है, गुप्त काल में ही आए थे भास का 13 नाटक, ठीक है। शूद्रक का लिखा नाटक जो थे मृच्छकटिकम या माटी की खिलौना गाड़ी, जिसमें निर्धन ब्राह्मण के साथ वैश्या का प्रेम वर्णित है। ये किसमें लिखा गया है? शूद्रक का लिखा हुआ, मृच्छक कटिकम है, ठीक है। मृच्छक कटिकम कौन लिखे थे? शूद्रक थे, उन्होंने लिखा था और इनमें बताया गया था कि ब्राह्मणों के साथ वैश्या का वर्णित है। प्राचीन नाटकों में सर्वोत्कृष्ट माना जाता है। ये जो नाटक है वो प्राचीन नाटकों में सबसे उत्तम माना जाता है, सर्वोत्कृष्ट माना जाता है ये मृच्छकटिकम, ठीक है। कालिदास की कृति जो अभिज्ञान शाकुंतलम है, याद रखिएगा, अभिज्ञान शाकुंतलम किसने लिखी है? कालिदास ने। किसने? कालिदास ने। कालिदास किसके समय में रहते थे? गुप्त द्वितीय। और क्या थे ये? नवरत्न में से सबसे श्रेष्ठ यही थे। राजा दुष्यंत एवं शकुंतला के प्रेम की कथा थी। कालिदास की कृति अभिज्ञान शाकुंतलम जो थे ये राजा दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम की कहानी थी, ठीक है। इसीलिए देखिए ये प्रेम कथा लिखते थे, इसीलिए इन्हें भारत का शेक्सपियर कहा जाता था, क्योंकि शेक्सपियर भी इसी तरह के कहानी लिखते थे और ये भी इसी तरह की कहानी लिखते थे, ठीक है। इसीलिए कालिदास को क्या कहा जाता था? भारत का शेक्सपियर कहा जाता है, ठीक है। द्वितीय भारतीय रचना है जिसका अनुवाद यूरोपीय भाषाओं में हुआ, ठीक है। ऐसी प्रथम रचना है भगवत गीता। देखिए अभिज्ञान शाकुंतलम जो है वो द्वितीय रचना है और पहले भी ऐसा रचना हो चुका है, वो भगवत गीता है, ठीक है। राजा दुष्यंत और शकुंतला के बीच की कहानी का जो वर्णन है ये भगवत गीता में पहले दे चुका है, ठीक है। ऐसी पहली रचना है, लेकिन ये दूसरी रचना है अभिज्ञान शाकुंतलम जो कालिदास द्वारा लिखा गया है, ठीक है, लिखा गया है। ऐसी प्रथम रचना है कौन? भगवत गीता। और द्वितीय कौन है? अभिज्ञान शाकुंतलम जो राजा दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम की कहानी है, ठीक है। चलिए, सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण पुस्तक काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा गया है। तो सांस्कृतिक उपलब्धि ज्यादा मिला, ठीक है। सांस्कृतिक उपलब्धि के ही कारण जो गुप्त काल को क्या कहा गया है? गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा गया है। क्यों? क्योंकि देखिए कितना ज्यादा साहित्य इनके काल में लिखा गया है, ठीक है। इसलिए गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा गया और यही साहित्य से इनके बारे में ज्यादातर प्रमाण मिलता है कैसा था, ठीक है। नगरों का क्रमिक पतन किसके समय में हुआ? गुप्त काल की महत्वपूर्ण विशेषता थी। नगर का जो क्रमिक पतन था, धीरे धीरे पतन होते जाता था, ये गुप्त काल का महत्वपूर्ण विशेषता थी। तो चलिए दोस्तों, यहाँ बहुत ही इम्पोर्टेंट गुप्त काल समाप्त होता है। कल हम लोग चलेंगे वाकाटक राजवंश से आगे, ठीक है। तो चलिए, और उसके बाद पुष्यभूति या वर्धन वंश चलेंगे। वाकाटक के बाद पुष्यभूति या वर्धन वंश, ठीक है। तो दोस्तों यही समाप्त करते हैं, तब तक के लिए बने रहें हमारे साथ स्टडी लाइव पटना के साथ। चलिए ठीक है, धन्यवाद।